सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की संचयन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका दूसरा पाठ स्मृति, जिसके लेखक हैं श्री राम शर्मा। इसमें आप जैसे ही दो शरारती बच्चों के विषय में बताया गया कि कभी कभी आप शरारतों के चक्कर में अपनी जान को कैसे जोखिम में डाल देते हो। आप में से बहुत सारे शरारती बच्चे होंगे जो ऐसा बहुत कुछ करते हैं जो अपनी मम्मी पापा को तो शायद कभी बताना चाहते ही नहीं। तो कुछ ऐसी ही कहानी है। हर किसी के बचपन में कुछ ना कुछ ऐसी शरारतें होती हैं जिसे हम अपने माता पिता से शेयर करने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। तो ये भी कुछ ऐसी ही कहानी है। चलिए इसे पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ है श्री राम शर्मा ने बचपन की एक घटना का सजीव चित्रण किया है। इस कहानी का घटनाक्रम इतनी रोमांचक शैली में लिखा गया है कि ऐसा लगता है प्रत्येक क्षण और परिस्थिति की गंभीरता हमारी आंखों के सामने बिल्कुल चित्रित होती हुई दिखाई देती है। अब इन्होंने क्या बताया, सन 1908 की बात है। लेखक अपनी बात बता रहा है। दिसंबर का अंत व जनवरी का प्रारंभ हो रहा था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और बूंदाबांदी जारी थी। उससे सर्दी और बढ़ गई थी। तो लेखक उस समय झरबेरी, मतलब जो बेरी का झाड़ जैसा होता है, उससे बेर तोड़ के खा रहा था कि भाई का बुलावा आ गया। उनके बड़े भाई ने बुला लिया। वह डरते डरते घर में घुसा। भाई साहब ने मक्खनपुर के डाक खाने में पत्र डाल आने का आदेश दिया था। माँ ने कुछ चने जो है भुनवाने को दे दिए। दोनों भाई अपना अपना हाथ में डंडा लेकर अपने घर से चल पड़े। चिट्ठियों को उन्होंने अपनी टोपी में रख लिया। वह अपने डंडे से कई सांपों को मार चुका था, इसलिए उसे डंडे का बहुत सहारा था। अब ये दोनों उछलते कूदते 4 फरलांग की दूरी पार करते हुए कुएं तक पहुंच गए जिसमें काला सांप रहता था। यहाँ पर एक बात पहले बताना चाहूंगी मैं कि जब ये स्कूल जाते थे या आते थे तो उस कुएं में ना सांप रहते थे। तो ये बच्चे उस कुएं में ढेले मारते थे। ढेले मतलब पत्थर के टुकड़े फेंकते थे तो सांप की फुंकार सुनाई देती और ये इनके लिए बहुत बड़ा फन था, क्योंकि सांप कुएं के अंदर था तो इनको तो कोई नुकसान नहीं होता था, पर ये बच्चों को बहुत मजा देता था। अब इन्होंने क्या किया, वहां पर वही काला सांप जहां रहता था कुएं के पास पहुंच गए। अब इस खेल में क्या किया, लेखक अपने स्कूल के साथियों के साथ कुएं में पड़े सांप पर ढेला जरूर मारता था। उसको आदत है। ढेला लगते ही सांप फुफकारता था। इस खेल में ये सारे लोग बड़ा मजा लेते थे, जैसे मैंने आपको भी बताया। अब जैसे कुआं आया, इसको फिर याद आ गई कि मेरे को सांप कैसे की फुफकार का मजा लूं। उसने ढेला उठाया और उसकी आदत थी वो टोपी उतारता था फिर ढेला मारता था। अब मैंने बताया था ना आपको, चिट्ठियां उसने कहा रखी, टोपी में रख ली। अब इसने टोपी उतारी और ढेला मारा तो क्या हुआ, जैसे इसने ढेला फेंका, टोपी के नीचे रखी हुई तीनों चिट्ठियां लहराती हुई कुएं के अंदर जा पड़ी। चिट्ठियां बहुत जरूरी थी। अब लेखक को भाई की पिटाई का बहुत डर था। दोनों भाई रोने लगे। उन्हें अपनी माँ की गोद याद आ रही थी। दिन छिपने को था, घर में पिटाई का डर था। तो लेखक ने क्या किया, कुएं में घुसकर चिट्ठियां लाने की बात सोची। देखिए कितना मूर्खतापूर्ण विचार है बच्चों का। क्या भाई की पिटाई, सांप से कटकर मरना ज्यादा मुश्किल काम था या भाई से 1-2 थप्पड़ खा लेते? नहीं। तो यही है बच्चे के मन की जो बातें हैं जो बड़े नहीं पढ़ पाते। कहते ना, बच्चों को थोड़ा सा मित्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए उनसे, वरना क्या होता है, देखो कैसा गलत उसने जो है निर्णय लिया कि मैं भाई से पिटने से डर से उसने कुएं में उतरने की सोच ली, वो भी सांप वाले। अब छोटा भाई रो रहा था। कुल मिलाकर हमारे पास 5 धोतियां थी। इन्होंने क्या किया, उसको सबको धोतियों को आपस में बांध लिया। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधकर उसे कुएं में डाल दिया। दूसरा सिरा गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया और कहा मजबूती से पकड़ा रहियो। छोटे भाई को विश्वास दिलाया कि वो जल्दी ही कुएं में नीचे पहुंचेगा, सांप को मार देगा और चिट्ठियां ले आएगा। लेखक धोती पकड़कर नीचे उतरा। अभी वो धरातल से 4-5 फुट ऊपर था कि उसे फन लहराए हुए सांप दिखाई दिया। लेखक बीच में उतर रहा था और धोती में एकदम जो लास्ट में डंडा लटका हुआ है। तो क्या हुआ, कुएं का धरातल मतलब जो उसका स्पेस है वो तो ज्यादा चौड़ा है नहीं, वो छोटा सा था, इसलिए उसे मारने के लिए नीचे उतरना जरूरी था। उसे अपना पांव सांप से कुछ ही फुट की दूरी पे रखना पड़ा। तो जो उसका डायमीटर है वो कम है कुएं का। एकाएक उसे अपने पांव कुएं की बगल पर टिका दिए।
उससे क्या हुआ, मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फुकारा। सांप ने सोचा मुझे कोई नुकसान पहुंचाने आ रहा है। लेखक के पांव दीवार से हट गए। थोड़ी ही देर में उसने अपने पांव सांप के सामने धरातल पे टिका दिए। अब दोनों सांप और लेखक आमने सामने थे। वे एक दूसरे को देख रहे थे टकटकी लगाए। इतनी खुली जगह थी नहीं कि वो डंडे को घुमा के उसको सांप को मार सके। बस एक ही तरीके था क्या कि सांप को कुचल दिया जाए, कि पैर से कुचलूं या मैं क्या करूं। ये बहुत खतरनाक था। लेखक ने देखा चिट्ठियां नीचे पड़ी थी। उसने धीरे से डंडे से चिट्ठियों को अपने पास सरकाना शुरू कर दिया। सांप ने अपना फन पीछे कर लिया, परंतु जैसे ही डंडा चिट्ठियों के पास पहुंचा, सांप ने डंडे पर जोर से डंक मारा। तो वो कह रहा है डर के मारे लेखक के हाथ से डंडा भी छूट गया और वह खुद भी उछल पड़ा। उसने देखा डंडे पर सांप के डंक के 3-4 निशान थे। वो जहर बोलता है ना, तो उसकी पीप जैसी जो होती है। इस संघर्ष की आवाज सुनकर ऊपर खड़े भाई की चीख ही निकल गई और वो जोर जोर से रोने लगा। उसको क्या लगा, उसको लगा कि मेरा बड़ा भाई जो अभी कुएं के अंदर गया है वो अब तो नहीं बचा है, उसको सांप ने डस लिया है। अब ये कह रहा है लेकिन हुआ क्या, जब लेखक ने लिफाफा उठाने का प्रयत्न किया तो सांप ने फिर से वार किया। सांप का पिछला भाग लेखक के हाथों से छू गया और डंडे के लेखक की ओर खिंच आने से सांप का आसन बदल गया। लेखक ने तुरंत लिफाफे और पोस्टकार्ड चुन लिए, उन्हें धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उन सारी चिट्ठियों को ऊपर खींच लिया। इधर लेखक ने एक बड़ी अच्छी बात भी कही है कि जब हमें बचना होता है ना, कि मेरे ऊपर दैवी की कृपा थी कि जब हमें बचना होता है तो हमारे पास बहुत सारे बहाने बचने के मिल जाते हैं, और जब कुछ गलत होना होता है तो बहुत सारे बहाने गलत होने के भी लग जाते हैं। तो वो ये कह रहा है कि शायद मेरा जीवन था तो इसलिए मेरे को किसी तरीके से ईश्वर ने, दैवी ने मतलब मेरी रक्षा की। फिर अब लेखक को ऊपर चढ़ना था। यह ऊंचाई थी 36 फुट की। उस समय उसकी अवस्था कितनी है, 11 साल की। 11 साल का बच्चा, उसको 36 फुट ऊंचे कुएं में चढ़ना है। इस चढ़ाई में कह रहा है चढ़ते चढ़ते मेरी छाती फूल गई थी और धौंकनी मतलब कहते हैं कि बुरी तरीके से मेरी सांस तेज तेज चल रही थी। एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल पर मैं ऊपर चढ़ा। यदि हाथ छूट जाते तो क्या परिणाम होता, मैं अनुमान भी नहीं लगा सकता कि मैंने कितना बड़ा जोखिम उठाया था। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। कह रहा देह को झाड़ा झूड़ा। फिर क्या किया, इसने अपने भाई से मांग के कुर्ता धोती पहनी। फिर किशनपुर के लड़के को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, किसी बच्चे ने देख लिया कि ये क्या कर रहे थे सांप वाले कुएं में। कह रहा है उससे मैंने क्या किया, बार बार उससे ताकीद की, उसे चेताया कि देख तू बताइयो मत मेरी मम्मी को, बताना नहीं है तुम्हें मेरी माँ को, कि वह कुएं वाली घटना किसी से न कहे। अब हम दोनों भाई आगे बढ़े। फिर उसने घर जाके ये बातें बताई भी नहीं है। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत ये घटना मैंने माँ को बताई। सजल मतलब आंखों में जल भरकर रोने लगी मेरी माँ ये बात सुन के। उसने, माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे मैं चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंखों में छिपा लेती है। माँ को ये सुन के रोना ही आ गया कि मैंने इतना बड़ा जोखिम लिया, लेकिन मैंने अपने भाई की चिट्ठियों को डालने के लिए कि मेरे को डाक खाने पहुंचानी है, उसमें जरा सा भी मैं भयभीत नहीं रहा। कितने अच्छे थे वो दिन। उस समय राइफल नहीं थी, सिर्फ डंडा था, और डंडे का शिकार, कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक नहीं था। कह रहा कोई राइफल नहीं, कुछ नहीं। स्मृति का मतलब क्या कि पुरानी याद। तो कह रहा ये मेरे बचपन की एक ऐसी याद थी जिसको कि मैं हमेशा जब भी याद करता हूं तो मैं बड़े रोमांच से भर जाता हूं। तो ये है बच्चों हमारी कहानी स्मृति। बच्चों इसमें एक दो बातें आई हैं सूक्ति वाक्य जैसे आप समझ सकते हैं। सूक्ति वाक्य क्या होते हैं, जो कहीं भी फिट होती है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, क्या कहते हैं इसको, शाश्वत सत्य। जैसे मैं आपको बताती हूँ 7वां 8वां 9वां प्रश्न इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, अभी भी आ सकता है। 7वां तो ये है, इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है। ठीक है, तो ये जो इसका 7वां प्रश्न है कि किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है,
तो आप बता देंगे कि क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं जैसे आते जाते स्कूल से कहीं से उन्हें फल फूल तोड़ के खाते हैं, इसके अलावा जोखिमपूर्ण काम उन्हें करते हैं। रास्ते में स्कूल आते जाते समय कोई ही बच्चा है जो स्कूल आते जाते समय कोई ऐसी शरारत नहीं करता है, सांप वाली नहीं लेकिन काफी शरारतें आप लोग करते हैं। और चीजों को बिखेरना पसंद करते हैं बच्चे, पैरों से पत्थर को आगे फेंकते फेंकते चले जाते हैं, ये सब चीजें। तो कभी कभी कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो जीव जंतुओं को तंग भी करते हैं। तो कह रहे हैं ऐसी बाल सुलभ शरारतें करते हैं बच्चे, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए जिससे हमें या हमारे किसी और जीव जंतु को कोई नुकसान हो। ये इंपॉर्टेंट है। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। कह रहा मनुष्य कभी कभी अनुमान कुछ करता है, भावी योजनाएं बनाता है, और वो क्या होता है, कितनी मिथ्या, मिथ्या मतलब बेकार हो जाती है, झूठी निकलती हैं और उल्टी हो जाती हैं। उल्टी मतलब उलट पड़ जाती हैं। जैसे ये साल आपका गया, ये तो इतना सॉलिड एग्जाम्पल है आपके पास। ये साल हम लोगों ने कितनी सारी योजनाएं बना रखी थी, मुझे यहाँ जाना था, मुझे इसके अलावा अपने लिए कुछ प्रकाशित कराना था, मुझे किसी विद्यालय से कांटेक्ट करने थे, मुझे बस बहुत सारी प्लानिंग थी कि मुझे यहाँ घूमने जाना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ये करना है। सारी की सारी योजनाएं धरी रह गई। आप देखिए 1-2 महीने से नहीं, पिछले मार्च से हम सभी लोग क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब ये जो हमारी महामारी है, वैश्विक महामारी, इसका अंत हो और हम कुछ कर पाए। ठीक है ना। हम सारे अभी भी बंद होके रह गए हैं, सिर्फ अपनी जान बचाते रहते हैं, अपने लिए ही सोच रहे हैं। अभी हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। कहाँ हम सोचते थे ये थिएटर है, ये इतना कमाता है, शॉपिंग मॉल्स है, यहाँ तो कभी नुकसान ही नहीं हो सकता। आप सोचो जिन लोगों ने वहां पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो उन्होंने क्या क्या योजना बना रखी होंगी, कितने कितने लोन उठा रखे होंगे। तो क्या हुआ कि कई बार क्या होता है, हमारे अनुमान और हमारी भावी योजनाएं कि जो हम लोग फ्यूचर प्लान करते हैं, भावी योजनाएं, फ्यूचर प्लानिंग। मैं आपको इंग्लिश में इसलिए बता देती हूँ कुछ वर्ड्स जिससे कि आपको समझ में आ जाए। आपको पेपर में ये नहीं लिखना फ्यूचर प्लानिंग, आप क्या लिखेंगे, भावी योजना। मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो ये सब कैसी प्रतीत हो जाए, सारी झूठी हो जाती है, मतलब गलत हो जाती है। तो मेरी भी सारी की सारी योजनाएं रखी रह गई, आपकी भी बहुत सारी योजनाएं रखी रह गई। और आप देख रहे हैं अपने चारों तरफ कि कितने सारे, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो नौकरी करने वाले हो, या हर व्यक्ति का जो भी उसने बेचारे ने सपना लिया हुआ था, वो सपना मिट्टी में मिल गया। तो ये है कि हम सोचते कुछ है और हो कुछ जाता है। तो ये वो कहना चाहता है। इसी तरीके की मिलता जुलता 8वां प्रश्न है, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है कि हम तो कर्म कर सकते हैं, लेकिन फल मतलब उसका परिणाम क्या होगा हमारे कर्मों का, ये तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई और ऐसी अज्ञात शक्ति है जो, जिसे हम कहते हैं ना कि दैवी, जो जिस आप कुछ भी कह सकते हैं, आप इसको भाग्य का नाम दे सकते हैं, आप इसको सृष्टिकर्ता का नाम दे सकते हैं, कि वो है जो हमारे फल निर्धारित करता है, हमारे कर्मों का परिणाम वो निर्धारित करता है। कर्म हम निर्धारित कर सकते हैं। तो हमारा काम क्या है कि हम कर्म करते रहें। ठीक है। तो इस 7वां 8वां 9वां मैंने आपको बताया, अच्छे से कर जाइएगा। बाकी के जो प्रश्न है वो तो किताब के ही लिखे गए हैं, मतलब जो पढ़ाया है मैंने आपको स्मृति, वो उसी में से है, ये भी उसमें से है, लेकिन इसको ये जनरल भी आपको बताना होगा, इसलिए ये प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बच्चों ये था हमारा आज का पाठ स्मृति। इसके बाद हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।